हेलो फ्रेंड्स, आज हम 1984 का फुल समरी करने वाले हैं। 1984 एक बहुत ही फेमस नोवेल है जो कि जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई है। इसकी समरी पढ़ने से पहले हम जॉर्ज ऑरवेल के लाइफ और वर्क्स के बारे में जानेंगे। तो जॉर्ज ऑरवेल थे कौन? उनका जन्म हुआ था जॉर्ज ऑरवेल उनका पेन नेम था। उनका जन्म जब उनका नाम था उनका पहले नाम था एरिक आर्थर ब्लेयर। उनका जन्म 25 जून 1903 में हुआ था ब्रिटिश इंडिया में मोतिहारी नामक जगह पर। और वह एक इंग्लिश उपन्यास यानी एसे नोवेलिस्ट थे। एसे लिखा करते थे, जर्नलिस्ट थे और क्रिटिक थे। क्रिटिक का मतलब होता है जो आलोचना करता है, और वो अपने डिस्टोपियन नोवेल्स के लिए जाने जाते हैं। डिस्टोपियन नोवेल उसे कहते हैं जो कि एक फिक्शन का वर्क होता है, जिसमें कि एक फ्यूचर सोसाइटी दिखाई जाती है और उसमें जो इंसान होते हैं वो बहुत ही आतंकित होते हैं किसी करप्ट गवर्नमेंट से। तो इसके लिए ये जाने जाते थे और अपने पॉलिटिकल राइटिंग्स के लिए भी ये बहुत जाने जाते थे। अब उनके लाइफ एंड वर्क्स के बारे में ब्रीफ में जानते हैं। तो अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन की बात करें तो उनका नाम एरिक आर्थर ब्लेयर था और जॉर्ज ऑरवेल उनका पेन नेम था। यानी जब उन्होंने लेखन करना शुरू किया तब उन्होंने अपना नाम जॉर्ज ऑरवेल रख लिया। उनका जन्म ब्रिटिश कॉलोनियल सिविल सर्वेंट के यहाँ हुआ था। भारत में उनका जन्म हुआ था मोतिहारी नामक जगह पर। उसके बाद वो बहुत ही कम उम्र में अपनी मदर के साथ इंग्लैंड चले गए और वहीं पे हेनले ऑन थेम्स में उनका पालन पोषण हुआ, वहीं पे वे बड़े हुए। एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने प्रेस्टिजियस स्कूल्स यानी बहुत बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाई की, जिसमें एटन कॉलेज शामिल था। हालांकि वो कभी भी यूनिवर्सिटी नहीं जा पाए और उन्होंने इंडियन इम्पेरियल पुलिस यानी IIP में एक जॉब ले ली, करियर शुरू किया बर्मा में, जो कि वहीं से उन्हें राइटिंग की जो है प्रेरणा मिली। कैरियर एंड डेली वर्क्स की बात करें तो चूँकि उन्होंने जॉब ले ली थी, कैरियर ले ली थी IIP बर्मा में, तो वहीं पे बर्मीज डे स्टार्ट होता है। तो बर्मा में जब वो थे तो एक कॉलोनियल ऑफिसर की हैसियत से गए थे। यही वहाँ पे जो एक्सपीरियंस उन्होंने देखा, जो भी चीज़ों ने उन्हें इन्फ्लुएंस किया, इससे उनका पहला नोवेल लिखा गया जो था बर्मीज डेज, जो कि 1934 में लिखा गया था। ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म यानी ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर यह एक क्रिटिकल लुक था, यानी इसमें आलोचना की गई थी। फिर है पॉवर्टी एंड डाउन एंड आउट। और जब उन्होंने बर्मा छोड़ दिया तो उसके बाद वो पेरिस और लंदन में बहुत ही गरीबी में रहे, और इसके बाद इन सारे अनुभवों ने उन्हें एक और किताब लिखने की प्रेरणा दी जो कि था डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन। ये किताब 1933 में पब्लिश हुई, जिसमें कि गरीबों की जो जीवन होती है, जो एकदम कठिन सच्चाई होती है, उनको उन्होंने इस नॉवल में दिखाया। फिर बात करते हैं पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट एंड राइटिंग, और उनके लाइफ में अब पॉलिटी का आगमन होता है, यानी होमेज टू कैटोलिना। कैटोलिना को उन्होंने होमेज दी यानी सम्मान दिया। तो ऑरवेल के जो राजनीतिक विचार थे वो अपने एक्सपीरियंस पे आधारित थे, और ये एक्सपीरियंस उन्हें मिला था स्पेनिश सिविल वॉर में। स्पेनिश सिविल वॉर में जब वो फाइट कर रहे थे, ये सारे एक्सपीरियंस उन्होंने यहीं से गेन किए। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मार्क्सिस्ट मिलिशिया फोर्स ज्वाइन की थी फ्रैंको फोर्स के अगेंस्ट। और ये जो किताब है होमेज टू कैटलोनिना, ये 1938 में पब्लिश हुई थी, और उसके बाद ही ये डिसइल्यूजनमेंट रिफ्लेक्ट करने का काम करती है। और यह किताब ये भी बताती है कि वो समाजवाद की तरफ कितने ज़्यादा कमिटमेंट थे, कितने ज़्यादा वो उसके प्रति उनका झुकाव था। फिर बात करते हैं इनके पॉलिटिकल व्यू की। तो ऑरवेल एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट थे और वोकल क्रिटिक थे फासीवाद के, कम्युनिज्म के और ब्रिटिश एम्पायर के। उनकी राइटिंग्स की अगर बात करें तो उनमें किसकी खोज की जाती है, तो इनजस्टिस की, अन्याय की, ऑपरेशन की यानी अत्याचार की, लोगों पर जो अत्याचार किए जाते हैं और पावर का कैसे गलत इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी चीज़ें इनकी राइटिंग्स में देखने को मिलती हैं। मेजर वर्क्स एंड लेजेसी, यानी इन्होंने कौन कौन से मुख्य काम किए और लेजेसी क्या थी। लेजेसी यानी परंपरा, तो एनिमल फार्म मेजर वर्क्स में आ गया, जो कि 1945 में पब्लिश हुआ था। एनिमल फार्म एक एलेगोरिकल नोवेला है जिसमें कि रशियन रेवोल्यूशन को बताया गया है, और बताया गया है कि कैसे स्टालिनवाद का उदय हुआ था। वहाँ पे लिखा हुआ है ये जो स्टोरी है फार्म एनिमल्स की,
जो कि अपने ह्यूमन फार्मर के ही यानी एनिमल्स को रखता कौन है, तो उनके किसान रखते हैं। और ये जो सारे जानवर हैं इन्होंने विद्रोह कर दिया है अपने किसान के खिलाफ ही। यही सारी चीज़ इसमें बताई गई है। फिर बात करते हैं इस नोवेल की जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, 1984 की। ऑरवेल की मोस्ट फेमस वर्क है 1984, जो कि 1949 में पब्लिश हुई थी। ये एक डिस्टोपियन नोवेल है जिसके बारे में हम पहले ही जान चुके हैं, जो कि यह एक टोटलिटेरियन रिजाइम को डिपिक्ट करती है। टोटलिटेरियन का मतलब होता है अधिनायकवादी, यानी कि एक ही, मान लीजिए एक ही दल है और सारी शक्ति उसी के पास है, वह सर्वाधिकारी है, सर्वसत्तात्मक है। ऐसे परंपरा की यहाँ पे बात की गई है जिसमें कि उसके सिटीजन्स जो है, वहाँ के जो नागरिक है, उस पर उसका सबसे ज़्यादा कंट्रोल है, क्योंकि सारे अधिकार तो एक ही दल के पास है। और उसमें क्या आता है, द कंसेप्ट ऑफ बिग ब्रदर, थॉट, क्राइम एंड न्यूज पे है बिकम सिनोनिम, यानी यहाँ पे जो बात की जाती है बिग ब्रदर की, थॉट, क्राइम की और न्यूज, ये सारे सिनोनिम है किसके, तो ऑपरेसिव गवर्नमेंट यानी जो अत्याचारी सरकार है उनके खतरों के, और लोगों का जो फ्रीडम जा रहा है उसको ये बता रहा है। अब यहाँ से उनकी पर्सनल लाइफ और डेथ की अगर बात करें तो ऑरवेल जो है अपने हेल्थ इशू से लगातार जो है स्ट्रगल करते रहे अपने पूरे जीवन, क्योंकि उन्हें ट्यूबरक्लोसिस था। उन्होंने 2 बार विवाह किया, पहले एलिन ओ सॉग्नेसी से, जो कि 1945 में उनकी भी मृत्यु हो गई, और उसके बाद उनका विवाह सोनिया ब्रॉनेल से हुआ 1949 में। अब इनके मृत्यु की बात करें तो ऑरवेल की मृत्यु ट्यूबरक्लोसिस से हो गई जनवरी 21, 1950 में। उस वक्त उनकी उम्र केवल 46 साल थी, लेकिन इतने कम उम्र होने के बावजूद उनके जो वर्क्स हैं, उनके जो काम है, उनका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है लिटरेचर पर और राजनीतिक विचार पर। लेजेसी एंड इन्फ्लुएंस की बात करें तो उनका कहाँ कहाँ प्रभाव था, तो लिटरेचर और कल्चर पर उनका क्या प्रभाव पड़ा, तो ऑरवेल के जितने भी वर्क्स थे उनका लिटरेचर पर, पॉलिटिक्स पर और कल्चर पर प्रभाव पड़ा। उन्होंने जो अधिनायकवादी की जो कंसेप्ट दिया, उनके जो आलोचना की, और सोशल जस्टिस के लिए जिस प्रकार से वो वकालत किया करते थे, ये सारी चीज़ों जो हैं उन्होंने पूरे रीडर्स को पूरी दुनिया में एक तरह से कहें तो प्रभावित किया है। उनके काम की एक और विशेषता यह थी कि वो जो ट्रूथ उनको ढूंढा करते थे। और रेलेवेंस टुडे की अगर बात करें तो ऑरवेल वर्क में जो थीम थे, जैसे कि 1984 में और एनिमल फार्म में बताया गया है, ये आज भी डिस्कशन में, यह आज भी फ्रीडम, गवर्नमेंट के रोल की खोज करती है। कंक्लूजन की अगर बात करें तो जॉर्ज ऑरवेल के जो कंट्रीब्यूशन थे लिटरेचर और पॉलिटिकल थॉट में, वो बड़े ही इमेंस है, बड़े ही गहरे हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे वो जो है पूरी तरह से ऑपरेसिव गवर्नमेंट के खतरे को, वो अपनी रचनाओं में जो अत्याचारी सरकार है उनके खतरों की बात करते हैं। और ये भी देखने को मिलता है कि वह किस तरह से सत्य के प्रति समर्पित है, किस तरह से न्याय के प्रति समर्पित है, जिनके कारण वो एक मॉडर्न लिटरेरी हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर बने हुए हैं। अब 1984 यहाँ से उनकी नोवेल स्टार्ट होती है। उनके लाइफ्स एंड वर्क्स में इतना ही जानना था, अब नोवेल के बारे में जानते हैं। तो 1984 जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई है, एक डिस्टोपियन नोवेल है, यानी भविष्य में सेट है, जहाँ पे कि पावर जो है एक ही दल के पास है और लोगों पर उनका एक्सट्रीम कंट्रोल है, लोगों के पास कोई भी आज़ादी है नहीं। अगर इस नोवेल की बात करें तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट थीम है, तो टोटलिज्म का यानी अधिनायकवादी का, इंडिविजुअलिटी का, व्यक्तित्ववाद का और सर्विलेंस का। यहाँ से हम इसकी ब्रीफ समरी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आती है सेटिंग एंड इंट्रोडक्शन, टोटलिज्म रिजाइम, यानी कि अधिनायकवादी जो ये चल रहा है परंपरा, उसके बारे में बताया जा रहा है। शुरू में ये जो नोवेल है ये डिस्टोपियन फ्यूचर में सेट है, जहाँ पे कि दुनिया 3 सुपर स्टेट में डिवाइडेड है। एक तो है ओशियना, दूसरा है यूरेशिया और तीसरा है ईस्ट एशिया। ओशियना में ही यह सारी कहानी हो रही है। वहाँ पे एक टोटलिज्म रिजाइम है, यानी अधिनायकवादी है, जो कि पार्टी के द्वारा लेड की गई है। और उस पार्टी में जो लीडर है, एनिग्मेटिक लीडर है, वो है बिग ब्रदर। फिर मेन कैरेक्टर यहाँ पे कौन कौन है, तो विंस्टन स्मिथ, ये प्रोटैगनिस्ट हैं। उसके बाद जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ में काम करते हैं,
जहाँ पे इनका काम क्या है कि जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है उसको ये चेंज करने का काम करते हैं, ताकि पार्टी के जो प्रोपेगेंडा है उनको फुलफ़िल किया जा सके। उसके बाद ये बाद में क्या करते हैं, लेकिन मन ही मन ये पार्टी से जो है घृणा करते हैं। डिस्पाइजेस का मतलब होता है घृणा करना, और ये चाहते हैं कि कभी ना कभी विद्रोह ज़रूर हो, अगर विद्रोह होगा तो ये उनमें ज़रूर ही पार्ट लेंगे। फिर लाइफ अंडर द पार्टी, यानी अब पार्टी है तो इसके अधीन जीवन भी तो होगा। तो कैसे होता है, तो कांस्टेंट सर्विलेंस, सर्विलेंस का मतलब होता है निगरानी करना, लगातार जो है निगरानी की जा रही है। पार्टी एम्प्लॉय कांस्टेंट सर्विलेंस टू टेली स्क्रीन, पार्टी जो है लगातार निगरानी रखे जा रही है, किसके द्वारा, तो टेली स्क्रीन के द्वारा, जो कि प्रत्येक सिटीजन के यानी उसके अंदर जितने भी नागरिक हैं सभी के मूव को क्या वो हरकत कर रहे हैं सबको कवर किए हुए हैं। द थाउट पुलिस पनिश एवन द स्लाइटेस्ट हिंट ऑफ डिसेंट और अर्थोडॉक्स थिंकिंग, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई आम विचार पुलिस असहमति या अपरंपरागत सोच के मामूली संकोच को भी दंडित करती है। यानी कहा जा रहा है कि अगर थोड़ी सी भी कोई हरकत हो जाती है जिससे पता चलता है कि ये पार्टी के खिलाफ है, तो पार्टी, अगर वो छोटी बात क्यों ना हो, पार्टी की जो पुलिस है वो उसे तुरंत दंडित करने का काम करती है। फिर है मैनिपुलेशन ऑफ ट्रूथ, मैनिपुलेशन का मतलब होता है चेंज कर देना, अल्टर कर देना, हेर फेर करना। तो सत्य का जो है यहाँ पे हेर फेर किया जा रहा है। जो पार्टी है वो इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करती है, इतिहास को कंट्रोल करती है और सच्चाई को भी कंट्रोल कर रही है। ये प्रोपेगेंडा बनाए रखती है, प्रोपेगेंडा का यूज़ करती है। न्यूज़ स्पीक एक लैंग्वेज है जो कि बनाया ही गया है कि विचार की जो स्वतंत्रता है उसको लिमिट कर सके। और वो स्लोगन भी बनाई है, जैसे वॉर इज पीस, यानी युद्ध ही शांति है, युद्ध शांति है। फ्रीडम इज स्लेवरी, स्वतंत्रता गुलामी है, और अज्ञान शक्ति है। ये सारे नारों का उपयोग कर रही है ताकि इसकी जो शक्ति है वो लगातार बनी रहे। फिर बात करते हैं विंस्टन रिविलियन का, यानी विंस्टन का विद्रोह। फॉरबिडन लव, यानी निषिद्ध प्रेम। विंस्टन बिगिंस एन इलिसिट अफेयर विद जूलिया, यानी विंस्टन का यहाँ जूलिया के साथ इलिसिट अफेयर स्टार्ट होता है। वो कौन है, तो वह एक साथी पार्टी सदस्य है जो कि उसके असंतोष को साझा करती है, यानी पार्टी से उसे भी जो है असंतोष है जिस प्रकार से विंस्टन से है। इसीलिए यहाँ पे दोनों में जो है साथ उत्पन्न हो जाता है। देयर रिलेशनशिप सिम्बोलाइजेज ए पर्सनल रिबेलियन अगेंस्ट द पार्टी रिप्रेशन, यानी उनका जो रिश्ता है वो पार्टी के दमन के खिलाफ एक व्यक्तिगत विद्रोह का प्रतीक है। यानी दोनों जो है विद्रोह करना चाहते हैं पार्टी के खिलाफ, इन्हें भी ये पार्टी पसंद नहीं है। फिर बात आती है ब्रदरहुड की, यानी विंस्टन जो है became intrigued by the possibility of an underground resistance movement known as brotherhood। यहाँ पे विंस्टन क्या करता है, ब्रदरहुड के रूप में ज्ञात एक भूमिगत प्रतिरोध आंदोलन की संभावना से चिंतित हो जाता है। यानी कोई आंदोलन है जो कि अंडरग्राउंड है, वो होने की उसकी संभावना होती है, वो बात इसे परेशान कर देती है। उसे नेतृत्व कौन कर रहा है, तो इमैनुअल गोल्डस्टीन, जो कि एक पूर्व पार्टी सदस्य का दुश्मन बन गया है। द फॉल, यानी यहाँ पे पतन हो जाता है। बिट्रेयल एंड कैप्चर, बिट्रेयल का मतलब होता है धोखा और कैप्चर का मतलब होता है कब्जा। तो विंस्टन एंड जूलिया आर इवेंचुअली बिट्रे, विंस्टन और जूलिया को धोखा दिया जाता है, उसे कैप्चर कर लिया जाता है। पकड़ता कौन है, तो थाउट पुलिस उसे पकड़ लेते हैं, उसके बाद उसे मिनिस्ट्री ऑफ लव में ले जाते हैं, यानी प्रेम मंत्रालय में ले जाते हैं। वहाँ पे जो है एक ओ ब्रायन है जो कि एक हाई रैंकिंग पार्टी मेंबर है, जिससे कि विंस्टन का मानना था कि यह भी जो है ब्रदरहुड के ही एक सदस्य है, लेकिन वो वहाँ पे बताते हैं कि मैं तो पार्टी के प्रति बहुत ही वफादार हूँ। फिर आती है टॉर्चर एंड री एजुकेशन, यानी यातना और पुनः शिक्षा। विंस्टन अंडरगो ब्रूटल टॉर्चर, यानी विंस्टन को बहुत ज़्यादा यातना दी जाती है, उसे परेशान किया जाता है, उसे कष्ट दिया जाता है, क्रूर यातना दी जाती है, और उसके मनोविज्ञान में भी जो है कुछ हेरफेर किया जाता है। और ऐसा कुछ किया जाता है जिससे कि उसकी स्पिरिट है, जो उसकी आत्मा है, वो टूट जाए, और उसे फोर्स किया जाता है, उसे बार बार प्रताड़ना दी जाती है कि आपको जो है पार्टी के आदर्शों को मानना ही पड़ेगा। उसके बाद ओ ब्रायन विंस्टन को रूम नंबर 101 में ले जाता है, जहां वो अपने सबसे बुरे डर का सामना करता है, और उसे सबसे ज़्यादा डर लगता है चूहों से। अब यहाँ बात करते हैं कंक्लूजन एंड ट्रेजिक एंड, यानी कि अंत में क्या होता है, और अंत जो है बड़ा ही ट्रेजिक है, दुखद है। देखिए,
सबमिशन टू द पार्टी, पार्टी के प्रति समर्पण। विंस्टन इज इवेंचुअली ब्रोकन, यानी विंस्टन पूरी तरह से टूट जाता है और उसे री एजुकेट किया जाता है, उसे पुनः शिक्षा दी जाती है। वह यातना के तहत जूलिया को धोखा दे देता है और पार्टी की वास्तविकता को स्वीकार करने और बिग ब्रदर से प्यार करने के लिए मजबूर होता है। यानी ये जो बिग ब्रदर था, जो कि टोटलिज्म रिजाइम का मुखिया था, उससे प्यार करने के लिए ये मजबूर हो जाता है, उसके आदर्शों को मानना इसे पड़ता है। लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी, यानी इसे व्यक्तित्व का नुकसान होता है। उपन्यास विंस्टन के एक टूटे हुए व्यक्ति के रूप में समाप्त होता है, यानी विंस्टन अंत तक कुछ नहीं कर पाता है। विंस्टन बिल्कुल एक तरह से टूट जाता है, जो कि अपनी विद्रोही भावना से रहित है और अब ये पार्टी के प्रति पूरी तरह से विनम्र है और वास्तव में बिग ब्रदर से प्यार करता है। तो अब हम इसके कंक्लूजन की ओर जाते हैं। तो क्या बताता है, तो 1984 एक पावरफुल क्रिटिक है, यानी अधिनायकवादी की यह बहुत ज़्यादा आलोचना करता है। ये बताता है कि अगर शक्ति अगर किसी एक ही इंसान के पास अगर पूरी शक्ति है तो इसका कैसे एक बहुत ही भयंकर प्रभाव देखने को मिलता है। लगातार निगरानी की जाती है, सत्य को बदला जाता है, सत्य के साथ हेरफेर की जाती है। और ऑरवेल ने जो ये डिस्टोपियन सोसाइटी को पोर्ट्रे किया है, वह एक वार्निंग के रूप में काम करता है कि अगर गवर्नमेंट अत्याचारी हो जाती है तो लोगों की जो स्वतंत्रता है उसका नाश हो जाता है। इसीलिए लगातार इस पर चेक्स किए जाने चाहिए। तो दोस्तों, इसका पूरा समरी कंप्लीट हुआ। अगर आपको समरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।